आवाज़ आ रही है सबको बेटा? स्टार्ट करें। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ अच्छा जी। अच्छा, हमने बात करनी है लीडरशिप के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा लीडरशिप के ऊपर है और हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग तक ही आपका इंशाल्लाह क्विज़ नंबर 1 आएगा जो कि मंडे को होगा। क्विज़ के हवाले से एक और अहम ऐलान सुन लीजिए। आखिरी अशरे में कोई क्विज़ नहीं होगा। जो रमज़ान का आखिरी अशरा है उसमें कोई क्विज़ नहीं होगा। क्लास हमारी होगी, जो स्केजुअल क्लास है वो वैसे ही होगी। अगर तो वो ताक रातों में ना पढ़ रही हो, अगर ताक रातों में पढ़ेगी क्लास तो हम उसको एक दिन आगे लेके चले जाएंगे। फिर तो अगर ताक रातों में क्लास होगी तो ऐसे अगला दिन होगा तो उसमें क्लास मैं नहीं लूँगा, उससे पहले ले लूँगा उससे। क्या पहली बात तो ये। दूसरा, आखिरी अशरे के रमज़ान में कोई क्विज़ नहीं होगा। तो और किसी ने इत्तिकाफ़ में बैठना है या कोई और इबादत उसकी है अपनी, तो वो आखिरी अशरे में जो ताक रातों की इबादत है बखैर आफियत वो कर सकता है और हमें भी दुआ में उसूल याद रखते हैं। उससे पहले जो है वो क्विज़ हम ले लेंगे। इसके कहते हैं ये आखिरी अशरे से पहले जो रमज़ान का दूसरा अशरा है उसमें सेकंड क्विज़ होगा आपका। अच्छा, लीडिंग की हम बात करना चाह रहे थे और लीडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये जो स्लाइड है वो डॉक्टर CM चैंग की ऑफिशियल स्लाइड से मैंने डाउनलोड किया है। ये ऑफिशियल स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉक्टर CM चैंग की, जिनकी किताब हम यूज़ कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। चलो इससे आगे चलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स से आगे चलते हैं। लीडरशिप स्टाइल, ये यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको 1 2 3 4। ये जो वाई एक्स एक्सेस है यहाँ पर लोग पीपल लिखा हुआ है, वाई एक्सेस में टास्क लिखा हुआ है। पीपल से मुराद लोगों के लिए जो आसानियाँ पैदा करें या लोगों को देखें या लोगों के रिस्पेक्ट से चीज़ें सॉल्व करें, वो जितना ज़्यादा इस एक्स एक्सेस पे आगे जाते जाएंगे, यानी कि ये वो लोग हैं जो ये वो हजरात हैं जो लोगों का यानी पीपल का ख्याल रखते हैं। यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो पीपल्स का कम ख्याल रखते हैं। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो वो लोग लोगों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ये जो टास्क है इसका मतलब है जितना ज़्यादा वाई एक्सेस पे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वो टास्क ओरिएंटेशन उनकी बढ़ती जाती है। वो ज़्यादा टास्क के कंप्लीशन पे फोकस रखते हैं। इसके बरक्स के वो लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं है उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उनकी टास्क कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें देखिए 1 नंबर पे कौन है आपका? नाइस गाय, जो लोगों का ख्याल रखता है। आइडियल मैनेजर वो है जो टास्क ओरिएंटेड भी है, उस टास्क को कंप्लीट रखता है और लोगों का ख्याल भी रखता है। चौथे नंबर पे टास्क मास्टर है, यानी जो टास्क को कंप्लीट रखता है। सेकंड नंबर पे लूज़र है। लूज़र का मतलब ये कि एक तो उसकी टास्क भी कंप्लीट नहीं होती और वो लोगों का ख्याल भी नहीं रखता। तो ऐसे ये जो सेकंड नंबर का बंदा है ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, फोर्थ नंबर का बंदा टास्क को अचीव कर रहा है लेकिन ये लीडर नहीं हो सकता, ये मैनेजर हो सकता है। सही है। तीसरे नंबर का जो बंदा है, ये जो थर्ड नंबर का बंदा कॉम्प्रोमाइज़र है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये तो टास्क ओरिएंटेशन की तरफ चला जाता है या फिर लोगों की तरफ चला जाता है। ये लोग लीडर, इनके अंदर भी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। लीडरशिप की जो कैपेबिलिटी है वो नाइस गाय के अंदर भी नहीं होती। ये भी आप देखें, जो सिर्फ लोगों का ख्याल रखता है। लीडरशिप कैपेबिलिटीज इस 5वें नंबर के बंदे के अंदर होती है, जो आइडियल मैनेजर है, जो टास्क को भी अचीव करे और साथ साथ लोगों का भी ख्याल रखे। ये जो तीसरे और 5 के दरमियान की जो ट्रांजिशन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग कॉम्प्रोमाइज़र से आइडियल मैनेजर की तरफ कैसे जाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर डीलिंग इन दिस चैप्टर। तो यूज़ ऑफ लीडरशिप स्टाइल, सबसे पहली चीज़ भाई लीडरशिप इंट्यूशन बेस्ड होती है। ये बाज़ औक़ात लोगों के अंदर ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होती है। कोई एक मखसूस स्टाइल नहीं है लीडरशिप का। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कहूँ कि ये फार्मूला आप अपने अंदर पी लेंगे तो आप लीडर बन जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू एनालाइज अ सिचुएशन, हाउ क्रिटिकली यू सी अ सिचुएशन, उसको एनालिटिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, कितना एक्सपीरियंस्ड आप अगर रखते हैं और लोगों को कितना असरअंदाज करते हैं अपनी बातों से, अपने तरीक़ों से। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप। अब बहुत सारे मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स हैं। जैसे कुछ हैं डिक्टेटरशिप, एक लीडरशिप स्टाइल है कि बस जो किसी की बात नहीं सुननी। एक है कि हाँ सबकी बात सुननी है। सबकी बात सुनने वाला भी वो एक इंटरनेट पे आप सुनते हैं ना फ़करा, इफ़ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी देन सेल आइसक्रीम। तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, कुछ लोगों को नाराज़ भी करना पड़ता है। तो उनसे टैकल कैसे करें? लीडरशिप क्वालिटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो बंदा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की सलाहियत रखता हो, पहली चीज़। दूसरा, लीडरशिप स्टाइल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है,
द आर्ट ऑफ सेइंग नो विदाउट सेइंग नो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दो बुनियादी जो चीज़ें हैं इनको आप ध्यान में रखें। फिर वेरी स्टाइल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक लीडर रिजिड नहीं हो सकता, उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है सिचुएशन के हवाले से। तो सॉरी, टू कॉज पीपल टू टेक इफेक्टिव एक्शंस फॉर अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विलिंगली, यानी आपके लिए लोग अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो। एक ये होता है एक ट्रू लीडर, यानी आप उनको ज़बरदस्ती ना करवा रहे हो। अगर ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो आप मैनेजर हो सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते। लेकिन लोग खुद से आपके लिए काम करने पर राज़ी हों और ख़ुद से जो है वो आपके पास आ जाएं, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल। ये मैं अच्छा, ये दूसरा ये जो क्वेश्चंस हैं मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ खाली, ये क्वेश्चन नंबर 4.1 है, 4.2 है, 4.7 है, ये इनके सोल्यूशंस मैं आपको दूंगा, इनके सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 4.1, 4.2, 4.7 कि जिस हद तक समझ में आए ना इसको सॉल्व करें, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं फिर भी ये क्वेश्चन समझा दूँ आपको कि एक कंपनी है आई एम सॉरी, मुझे खांसी बहुत हो रही है। The company's product promised to a major customer is running late and there was intense pressure on the production team to deliver the product। यानी ये कंपनी, ऑब्वियसली हर कंपनी में ये होता है कि भाई इंटेंस प्रेशर है, प्रोडक्ट दें, कंपनी के कस्टमर मांग रहे हैं वो प्रोडक्ट, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन है वो इवेंचुअली टूल्ड बाय द कंपनीज प्रेसिडेंट, भाई डिलीवर और एल्स, यानी आप मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आएँ, अदरवाइज आप अपनी जॉब से चले जाएँ, डिलीवर और एल्स। द डायरेक्टर देयरफॉर डिसाइडेड टू शिप द प्रोडक्ट, उसने कहा भाई जो भी हो प्रोडक्ट निकाल दो बस। इवन दो कुछ प्रॉब्लम्स थी, टेस्टिंग नहीं हुई थी उसकी सही तरीके से, लेकिन डायरेक्टर ने फिर भी, क्योंकि उसकी जॉब स्टेक पर थी, उसने प्रोडक्ट निकाल दी। तो मेंबर्स ऑन द प्रोडक्ट टीम वर एंग्री, जो उसके नीचे लोग काम करते थे, भाई क्यों आपने निकाली। इसमें तो अभी ये रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम था, फंक्शनलिटी का प्रॉब्लम था, कि इसमें अनसर्टेनिटी थी और हमने इसकी सर्टेनिटी चेक ही नहीं किया, हमने शेप कर दी प्रोडक्ट। तो डायरेक्टर ने फिर भी इंसिस्ट किया कि भाई वी विल जस्ट हैव टू टेक दैट चांस, हमने चांस लेना था, अदरवाइज प्रॉब्लम थी हमारे लिए, जॉब स्टेक्स पर थी। तो एज द डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउ वुड यू एक्ट डिफरेंटली, एक लीडरशिप का ये सवाल है, आप कैसे करते इसमें। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है और ये सवाल नंबर 4.7 है। जवाब दीजिएगा इसके, पढ़ के मुझे देखें आप लोग क्या जवाब देते हैं। अच्छा, फंक्शंस के पहले हम जाएँ फंक्शंस ऑफ लीडिंग के अंदर। सबसे पहला फंक्शन है डिसाइडिंग। आजकल जो है हमारे पास डिसाइडिंग के अंदर एक फैक्ट है कि डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, लेकिन बहुत सारे मामलात में ना डाटा होता है, ना एविडेंस होता है, ना आपके पास फैक्ट्स होते हैं। उस वक्त फिर काम आती है लीडर की इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक लीडर की स्ट्रॉन्ग, एक लीडर की इंट्यूशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी एकदम से ज़माने में बात क्लिक कर जाती है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये चीज़ सही है, और वो उसमें लोगों को कायल करने की कोशिश करता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर जिसे आप कहते हैं ना, ये हाँ बस अब ये प्रॉब्लमेटिक अप्रोच के साथ ये चीज़ रिजॉल्व करेगी। तो डिसाइडिंग फैक्टर, वंस यू हैव डिसाइडेड, एक लीडर ने कोई चीज़ डिसाइड कर दी, हाँ अब ये चीज़ मुझे करनी है। अच्छा, डिसाइडिंग फैक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि आप लोगों से कंसल्ट करते हैं बिफोर डूइंग दैट पर्टिकुलर आइटम, परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर आइटम। तो एक मैनेजरियल एस्पेक्ट से कंसल्टेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, होता है, नॉट ऑलवेज, बट क्योंकि कंसल्टेशन के अंदर ट्रस्ट इज़ द की। तो अगर एक लीडर को अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ट्रस्ट नहीं है तो कंसल्ट फिर किससे। डेफिसिट होता है ना, लीडर्स जिन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये अप्रोच बड़ी नेगेटिव या एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। एक ऐसा लीडर जिसको ट्रस्ट ना हो किसी के ऊपर, फिर वो जब ट्रस्टवर्दी किसी के साथ नहीं होता तो वो प्रॉब्लम, फिर वो इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाता टाइमली। अच्छा खैर, बात कहीं निकल गई। तो कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनी एस्पेक्ट या डिसाइडिंग फॉर एनी एक्शन, या उसके अब एक किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अप्रोप्रिएट एक्शन को डिसाइड करने के लिए कोई कंसल्टेशन एक लीडर करता है। वंस द एक्शन इज़ बीन डिसाइडेड थ्रू कंसल्टेशन या थ्रू फैक्ट्स या एवेल्यूएशंस या वॉट एवर द मीन्स आर, थ्रू इंट्यूशन, अब उस लीडर को उस बात पे अफर्म रहना है, उसकी बुनियाद को उस बुनियाद पे पुख्ता रहना है। बार बार चीज़ों को चेंज करने से, डिसीजंस को चेंज करने से
एक तो ये हुआ कि जो आपके वो लोग जो आपके साथ आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो फिर प्ले अराउंड करेंगे आपसे, अगर आप बार बार उनके कहने पे डिसीजंस को चेंज करेंगे, मोल्ड करेंगे अपने आप को, फ्लेक्सिबल करें। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको लोगों के हिसाब से ढाल देगी, जो कि आपके लीडरशिप स्टाइल के लिए नेगेटिव अप्रोच हो सकती है और होती है। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी ना हो कि लोग अपने हिसाब से ढाल लें आपको, बल्कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आप करें। ये फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, इतनी और रिजिडनेस भी ज़्यादा नहीं ज़रूरी। तो वंस यू डिसाइडेड अपॉन द अप्रोप्रिएट एक्शंस, पर आप जो है उसको कम्युनिकेट करें अपने निचले जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उन पर। आपको लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? कैन यू गाइस हियर मी? मैंने आप लोगों को पूछा नहीं, कोई सवाल है? इज़ देयर एनी क्वेश्चन? मुनाफिक इंसान हर कैसे से खुश होता है? भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान आपने लिखा तो है मुनाफिक इंसान हर किसी से खुश होता है, लेकिन प्लीज़ पर्सनल कमेंट से आप इज्तनाब करें। अगर कोई टेक्निकल कमेंट है तो आई विल आंसर दैट टेक्निकल आइटम। थैंक यू। कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अच्छा, तो कम्युनिकेट करें। अच्छा, कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए लीडर के लिए। कम्युनिकेशन स्टाइल इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन, एक लीडर, ट्रू लीडर वो होता है जब वो लोगों को बात समझा रहा हो तो उसके अंदर जज्बातियत से काम कब लेना है और कब उसने मेथोडोलॉजिकल अप्रोच अपनानी है, ये उसको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन का ये आर्ट है, जिसका मिसाल मैंने आपको पहली स्लाइड बताया था, द आर्ट ऑफ सेइंग नो विदाउट सेइंग नो। तो ये चीज़ डिप्लोमेसी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कब जज्बात से काम लेना है कम्युनिकेट करते वक्त और कब आपने मेथोडोलॉजिकल अप्रोच लेनी है कम्युनिकेट करते वक्त। दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप स्टाइल। सही। अच्छा, फिर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लोग खुद से नहीं करना चाह रहे होते या लोगों को मुश्किल लग रहे होते हैं, लोग दूर भाग रहे होते हैं। लीडर पहले खुद करके दिखाए उनको और फिर लोगों को दिखाए, देखो भाई मैंने तो परफॉर्म कर दिया ना, अब नाउ इट्स योर टाइम टू परफॉर्म, इट्स योर टर्न टू परफॉर्म। मोटिवेट करें लोगों को। मोटिवेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, पहले खुद करके दिखाएं या उनको हेल्प आउट करें, उनकी मुश्किल, टीम वर्क का माहौल, टीम बिल्डिंग का माहौल बनाएं। और फिर जब ये काम हो जाए तो मखसूस लोगों को मखसूस काम दें। हर किसी को सारे काम देने से काम नहीं बनता। जब और साथ ही साथ ये जो डेवलपिंग पीपल है ना, ये अमल मुख्तलिफ दौर में चलता रहता है। लोगों को आप डेवलप करें, उनके स्किल सेट्स को डेवलप करें, फ्यूचर लीडर्स जैसा आप कहते हैं ना बनाएं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उनको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ जो है वो दे दें, क्या कहते हैं, उनको राइट्स दे दें। जितने राइट्स उनको रिक्वायर्ड हैं उस वक्त परफॉर्मेंस करने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए, वो राइट्स ज़रूर दें। तो ये आपके पास 5 लीडिंग के फंक्शंस हैं बुनियादी, और भी हो सकते हैं, लेकिन 5 बुनियादी फंक्शन ये है कि डिसाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग। अच्छा, डिसाइडिंग के बारे में हमने बात कर ली बहुत डिटेल में कि कंक्लूजन पर राइज होना है। श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेड रिमेन्स हाई। ये हमने 2 बातें और बहुत डिटेल डिस्कशन की डिसाइडिंग के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ डिसीजंस कौन कौन से हैं? स्पॉन्टेनियस, इंट्यूशन की जैसे मैंने बात की थी आपके ऊपर। रीजन डिसीजंस की बात की थी, इसमें आपके पास फैक्ट्स होते हैं, डाटा होता है। अच्छा, बार बार आप चीज़ों से भी कंसल्ट कर रहे होते हैं, इसकी हमने बात की। जब वाई डिसीजन मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग क्यों डिफ़िकल्ट है भाई? बहुत दफ़ा फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, या जहाँ से डाटा आ रहा है आपको वो सोर्स पे ट्रस्ट नहीं है, प्रॉब्लम होगी। फिर आपको दूसरों का जवाब देना है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम करेगी। तो बड़ा प्रॉब्लम, इल डिफाइंड वाइड ऑफ स्कोप है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, या डिसीजंस जिन लोगों पे असरअंदाज होगा। अच्छा, एक चीज़ मेरी रह गई, ये डिसीजन, ये बुक मैंने शायद ना लिखा हो, मुझे नहीं, पढ़िएगा आप ज़रा। डिसाइडिंग के अंदर टाइप्स ऑफ डिसीजन लिखे ना, वाई डिसीजन इज़ सो डिफ़िकल्ट। when you are deciding for certain things within your group, सही है, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। when you are deciding for certain things in your group, it can be against some of them within that group। कुछ लोगों के खिलाफ वो बात हो सकती है। आपने एक डिसीजन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सुबह, मेरी ये बात सुनिए गौर से ज़रा, आपने एक डिसीजन लिया कि सुबह, एक डिसाइड किया कि क्लास सुबह 9 बजे रखूँगा मैं। क्यों? क्योंकि क्लास के 25 बच्चे थे, 25 में से 20 बच्चों ने कहा था कि सर सुबह 9 बजे का टाइम ज़रूर चाहिए। तो मेजॉरिटी कंसेंसस डेवलप कर गई और मैंने सुबह 9 बजे क्लास रख दी।
जो बाकी मतलब 5 बच्चे थे, उनमें से उसमें से एक मेरा छोटा भाई भी था जो मेरी घर में रहता है, और मुझे पता है वो सुबह 9 बजे क्लास नहीं ले सकता, जेन्युइन रीज़न है। तो बाज़ औक़ात आपको देखना पड़ता है कि आप क्या अपने किसी की वजह से डिसीजन जो कि मेजॉरिटी कंसेंसस डेवलप कर चुका है चेंज करें, तो फिर ये नेगेटिव अप्रोच क्रिएट कर सकता है जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो अब यहाँ पर आपने किस तरह से क्रिएटिव मिडल वे निकालना है ताकि अब बाइसनेस नहीं आनी चाहिए। एक लीडर के साथ बाइस्ड अप्रोच नहीं हो सकती। हाँ, वो ये ज़रूर कर सकता है कि जिसके साथ प्रॉब्लम थी उसको सेपरेटली केटर ज़रूर कर सकता है। मैं अपने भाई को बोलूँ, भाई तू नहीं आ सकता ना, छोड़ दे, मसला नहीं है, मैं तुम्हारी क्लास बाद में ले लूँगा, सही है। अटेंडेंस का इशू है तो अटेंडेंस नहीं लगेगी ऑब्वियसली उसकी, लेकिन अगर मैं अटेंडेंस लगा दूँ उसकी सिर्फ क्योंकि वो मेरा भाई था तो बाइसनेस है, तो क्योंकि फिर इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो मुश्किल एस्पेक्ट है वो ये भी है, बाइसनेस। नेचर ऑफ डिसीजंस की हमने बात की, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजंस की बात की। जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं ना, यहाँ पर कंसल्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, कंसल्टेशन से ये भी होता है कि आपको ये बात समझ में आ भी जाती है कि कौन किस लेवल की बात आपसे कर रहा है, ताकि आपको कितना ट्रस्ट करना है या नहीं करना। अच्छा, क्राइटेरिया फॉर गुड डिसीजंस क्या है? एक तो वो अचीव करें जो पर्पज़ है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपके डिसीजन ने कोई चीज़ अचीव कर ली और वो बड़ा अच्छा वो रहा, तो अच्छा डिसीजन कहलाएगा, अच्छी अचीवमेंट कहलाएगी। फीजिबल हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, यानी मीनिंगफुल, यानी उससे आउटपुट जो निकली वो बड़ी इंपॉर्टेंट आउटपुट निकली, वैल्यू क्रिएट की उस आउटपुट में, तो फिजिबल डिसीजन हो गया आपका। और उसकी वजह से कोई ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप नहीं हुए कि जो नेगेटिव जा सकते हैं, या कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट नहीं हुए उस डिसीजन की वजह से, कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हुए, जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुए। अच्छा, सॉरी गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग क्या है? सबसे पहले तो आप पढ़ें, स्टडी करें प्रीवियस एग्जाम्पल्स को, पास्ट एग्जाम्पल्स को, एविडेंस कलेक्ट करें, डाटा कलेक्ट करें, लोगों से बात करें। जितना आप एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं उतना एनवायरनमेंट को स्टडी करें। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज़ करें कि किन चीज़ों पे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किन चीज़ों पे बात करना भी ज़रूरी नहीं है। और फिर रैशनलाइज अप्रोच को अप्लाई करें, या रैशनल अप्रोच को अप्लाई ना करें। एक लीडर इंट्यूशन को भी रैशनलाइज करता है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लीडरशिप। कि जो एक लीडर है वो इंट्यूशन जो उसको आ रही होती है ना, उसको भी वो रैशनलाइज करके कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स तक। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लीडर। तभी जाके लोग इन्वॉल्व होते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं डिसीजन के साथ, सही कंसेंसस डेवलप करते हैं। फिर डिले ना करें डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उससे। प्रॉब्लम डिले ना करें, बार बार डिसीजन को चेंज ना करें, ये हमने बात की थी। और बार बार डिसीजन को चेंज करने से प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेसेसरी रिस्क ज़रूर लें। रिस्क नहीं लेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट अचीव नहीं होगा। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है दुनिया में जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो, कुछ ना कुछ परसेंटेज रिस्क की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूर होती है। रिस्क की इन्वॉल्वमेंट है ना, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, और लेकिन लेना पड़ेगा रिस्क, आपको नेसेसरी आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो रेशनल डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या क्या है? असेस करें प्रॉब्लम को, इसके स्कोप को डिफाइन करें, प्रॉब्लम की असेसमेंट करें प्रॉपर, उसको फ्रेम करें उसके प्रॉब्लम को, उसका जो सोल्यूशन है उसको असेस करने से पहले देखें जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वो कौन है, ऑडियंस कौन है उस प्रॉब्लम की जिसको आपने इंगेज करना है। असेस प्रॉब्लम के अंदर ये भी आता है। तो उसके रिस्पेक्ट से आप डाटा कलेक्ट करें, फैक्ट्स कलेक्ट करें, एविडेंस कलेक्ट करें, आप उसके रिस्पेक्ट से लोगों से कंसल्टेशन डेवलप करें, कंसेंसस डेवलप करें। फिर उसको उस प्रॉब्लम को अपने अल्फाजों में डेवलप करने की कोशिश करें, जो आपके अल्फाज लोगों को समझ में आ सकें, जो आपके अल्फाज लोगों को बता सकेंगे प्रॉब्लम है क्या। वंस यू हैव डन विद दीज 3 स्टेप्स, फिर ऑल्टरनेटिव्स बनाएं कि इस प्रॉब्लम को गेज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ऑप्शन नंबर 1, अगर ये फेल हो जाए तो ऑप्शन नंबर 2, अगर ये फेल हो जाए तो ऑप्शन नंबर 3। ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस ऑप्शन नंबर 1 के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑप्शन नंबर 2 के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑप्शन नंबर 3 के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। उन तमाम ऑल्टरनेटिव्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। फिर इस ऑप्शन को लूँगा तो अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो बाकी 2 ऑप्शंस को अगर सिलेक्ट नहीं करता तो मैं इन 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट ना करने की वजह से क्या
चीज़ों क्या क्या फ़ायदे छोड़ रहा हूँ, ये भी आप करें ना। प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स डेवलप करेंगे तो एक किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखें उससे क्या होगा, फिर उसके रिस्पेक्ट से सोल्यूशन डिवाइस करें और फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें। बट यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, इज़ देयर एनी क्वेश्चन। द वेरियस, अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, मैंने सवाल नहीं लिखा था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस एंड टाइमिंग ऑफ डिसीजंस वेरी इंपॉर्टेंट। यस अब्दुल रहमान साहब, वेरी गुड कमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, हमने यही बात की थी। जब आप डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो डिसीजन आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, एक लीडर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ। डिले का जो मैंने आपसे बात की थी, डिले नहीं होना चाहिए डिसीजन के साथ। फिर जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको भी इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब्दुल्ला दानिश जफ़र, द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द मैनेजमेंट आर बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल करेक्ट बात है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर बाइस्ड अप्रोच होती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक अप्रोच होती है डिसीजन मेकिंग के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है बाइस्ड अप्रोच। इसमें डिले आता है। ये जो अब्दुल रहमान साहब, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको, जो डिले आता है ना डिसीजन मेकिंग के अंदर वो बाइस्ड अप्रोच के साथ आता है। यानी आपका झुकाव किसी तरफ होता है और उस झुकाव को उस झुकाव को केटर करने के लिए, प्रॉब्लम को बनाने के लिए आप अपने डिसीजंस को मोल्ड करना शुरू करते हैं। अब वो जब चूँकि बाइस्ड अप्रोच है, एक तरफ उसका झुकाव है, तो बाकी लोग उससे नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस विल हेल्प अस टू कंसिडर द फुल रेंज ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड। बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो मैंने इंट्यूशन की बात की थी ना, मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने जो इंट्यूशन की बात की थी, इंट्यूशन को रैशनलाइज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंट्यूशन को रैशनलाइज करके फिर कम्युनिकेट करना, ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है। पहले तो आप इंट्यूशन को रैशनलाइज करें कि आपके जहन में एक बात आई, बैठे बैठे बात आ गई, आपको लगा, आपके दिल को लगा कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपके दिल को तो लग गया ना ये बात बिल्कुल सही है। अब आप दूसरों को कैसे बताएंगे कि ये बात बिल्कुल सही है? वो तो आपके दिल की बात नहीं जानता और वो आपसे इख्तलाफ भी करेगा। फिर तो उसको समझाने के लिए आपको डाटा चाहिए होगा कि आपने जो दिल को मैं समझाया वो कैसे सही समझा है। फिर उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंट्यूशन को रैशनलाइज करना और फिर उसको कम्युनिकेट करना। इज इट क्लियर? आगे चलें बेटा, बस थोड़ी स्लाइड्स आती हैं जो कंक्लूड करेंगे, फिर आगे चलें, सवालात जवाबात हो गए। अच्छा, व्हाट क्राइटेरिया शुड यू यूज़ टू इवेल्युएट, सॉरी माई मिस्टेक, हाँ मैसेज पढ़ता हूँ। व्हाट क्राइटेरिया शुड यू यूज़ टू इवेल्युएट फॉर फिजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी। देखो, फिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया है ना वो है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। सॉरी यहाँ पर आ जाता है। जो फिजिबिलिटी के लिए एक इंजीनियर मैनेजमेंट के अंदर, एक इंजीनियरिंग मैनेजर जो है, जो फिजिबिलिटी के अंदर या एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर या डिज़ायरेबिलिटी के अंदर जो बेसिक क्राइटेरिया है ना वो है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट BENIFIT बेनिफिट अप्रोच। इसको हम रिस्क बेनिफिट अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं, हर ऑल्टरनेटिव का आउटकम मॉनेटरी, पैसों की मद में गेज करते हैं। यानी इस ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इससे कितना पैसा कमाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम इंगेज करते हैं इससे कितना पैसा कमाएंगे, और ऑप्शन नंबर 3 को हम इंगेज करते हैं तो इससे कितना पैसा कमाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू कितना पैसा हम लगाएंगे, और फिर कौन कौन सी रिसोर्सेज हम, ये कहलाती है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। तो सबसे बुनियादी क्राइटेरिया जो कोई भी इंजीनियरिंग मैनेजर अप्लाई कर रहा होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। अब्दुल्ला दानिश जफर साहब, सवाल का जवाब समझ में आया? ओके सर, थैंक यू सो मच। चलो फिर थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं सेशन को। तो ये हमने, सॉरी माय मिस्टेक, ये हमने बात की इम्प्लीमेंट सोल्यूशन की बात। अच्छा जी, रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, असेस, कलेक्ट, डिफाइन, डेवलप, सेलेक्ट, सेट। असेस में क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को असेस करना है, सिम्टम्स ऑब्जर्व करना है, प्रॉब्लम्स किस तरह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उस प्रॉब्लम का रूट क्या है, जिस जगह से वो प्रॉब्लम राइज हो रही है उसके सिम्टम्स क्या हैं प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम जब आती हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं, ऑडियंस क्या है प्रॉब्लम की, किसको इश्यूज़ आते हैं उसकी वजह से, कौन मसले में पड़ता है, असेस करें। फिर उसके साथ रेलिवेंट फैक्ट्स कलेक्ट करें कि ये जो सवाल है व्हाट, हाउ, हु, वर, व्हेन, व्हाई, फ्रॉम, इन सवालों के जवाब निकालें। कौन उससे डायरेक्टली अफेक्टेड है और कौन इनडायरेक्टली अफेक्टेड है।
लोगों से बात करें, लोगों से कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें, उनसे पूछें कि मसले के हल, उनके क्या इश्यूज़ आते हैं, फिर डिफ़ाइन करें असल प्रॉब्लम क्या है। ये तो आपने लोगों ने हर बंदा अपने अपने हिसाब से बात करेगा ना, जिन लोगों से आप बात करेंगे। लेकिन अब आपका काम ये है, ये दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट, ये डिफाइन वाला एस्पेक्ट है ना, दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट। अब आप बताएं कि असल मसला है क्या, क्या लोग वाकई प्रॉब्लम में है या नहीं है, अपनी तरफ से मन गलत बातें कर रहे हैं, या डेविएशन फ्रॉम नॉर्म, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बनाएं सक्सेसेस की तरफ। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस कहलाता है कि लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करने के यार्ड स्टिक, कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, आप कैसे पता चलेगा। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस होते हैं जिसमें आउटपुट आती है किसी भी पर्टिकुलर बंदे की, और उसने कितने रिसोर्स इस्तेमाल की और उससे कितनी उसने आउटपुट जनरेट की, तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के अंदर इंगेज किया जाता है। तो ये डिफ़ाइन करें, फिर डेवलप ऑल्टरनेटिव्स बताएं। अब आपने डिफ़ाइन तो कर दिया प्रॉब्लम, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स बनाएं। मैंने जो कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच बताई थी ना आपको, वो इस डेवलप के अंदर जो ऑल्टरनेटिव्स है ना, ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें आता है CBA का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। उसके फिर लॉजिकल प्रोसेसेस बताएं, रिस्क मिनिमाइज़ करें, मैक्सिमाइज़ करें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को, कि जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो आप, उसके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और फिर बताएं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको किस तरह से इसको इंगेज करना है, और उसको कैसे आउटपुट को लेकर आना है। तो अच्छा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कैपनॉट रेगुई डिसीजन एनालिसिस टूल। यहाँ तक हमने बात की रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई।